आप उसको वही पुराना नाम और वही स्थान दिला सकते हैं, क्योंकि ये आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। सीधा सीधा आइए, पद्मश्री काका हाथरस सिंह की एक खासियत थी कि वह अपने हास्य के पीछे कहीं ना कहीं एक संदेश दिया करते थे। तो जब एक बार छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, कम संख्या में भले हैं लेकिन हैं, तो जब छात्रों से जब डिग्री कॉलेज में आते हैं ना, तो रैगिंग से परेशान होते हैं। तो छात्राएं भगवान काका के पास जाती हैं और काका से कहते हैं कि काका, हमें छात्र स्टूडेंट बड़ा परेशान करते हैं, कोई ऐसा प्रावधान कर दीजिए कि लड़के हमें परेशान ना करें। तो काका सोचते हैं और काका भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि लड़कियों के सींग लगवा दो, जिससे लड़के यदि लड़कियों को छेड़े तो सींग से उनका पेट फाड़ सके। जब ये बात स्टूडेंट को पता लगती है, तो देखिए यहां से काव्य पाठ शुरू होता है कि जब ये बात स्टूडेंट को पता लगती है, तो स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, उनसे कोई नहीं जी सकता, क्योंकि छात्रों में वो शक्ति होती है। आज तो बेटियां बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं हर क्षेत्र में। बेटियों की वो उपलब्धियां कि इस देश की हमारी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर तमाम वो शख्सियां जिन्होंने अपने भारत का नाम रोशन किया। तो जब ये बात स्टूडेंट को पता लगती है तो वह भी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और देखिएगा भगवान विष्णु से क्या करें। यहां से कविता शुरू होती है। स्टूडेंट जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास और देखिए क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि जाओ विष्णु भगवान दीन दुखियों के फ्रेंड लक्ष्मी जी के हस्बैंड, कि जाओ विष्णु भगवान दीन दुखियों के फ्रेंड लक्ष्मी जी के हस्बैंड। भगवान विष्णु कहते हैं कौन है आप लोग? स्टूडेंट कहते हैं हमें कॉलेज स्टूडेंट। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट सुनते ही भगवान कांप जाते हैं, कहते हैं दरवाजा बंद कर दो दरबार। स्टूडेंट बोले इससे कुछ नहीं होगा महाराज, तोड़ डालेंगे हम दरवाजा, अधिक नहीं करेंगे वेट, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से मजबूत नहीं बैकुंठ का गेट। कोई तोड़ डालेंगे हम दरवाजा, अधिक नहीं करेंगे वेट, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से मजबूत नहीं बैकुंठ का गेट। भगवान कहते हैं आखिर चाहते क्या हो? स्टूडेंट कहते हैं हमारे भीख मांगने नहीं आए, गलत सजेशन दे गए आपको काका और लड़कियों के सींग लगवाकर आप डाल रहे हमारे मूलभूत अधिकारों पर डाका। भगवान बोले मूलभूत अधिकार? स्टूडेंट बोले ये धर्मावतार। क्यों करते हैं आप सुंदर सुंदर श्रुतियां, वंडरफुल मूर्तियां बनाइए इनको काली कलूटी चामुंडा जैसी और देखने वालों की हो जाए ऐसी की तैसी। भगवान विष्णु कहते हैं मानस पुत्रो अभी तुम बच्चे हो, नीति शास्त्र में कच्चे हो, लड़कियां होंगी गुरु और लड़के होंगे सुंदर और प्रियदर्शी, तो छोड़ियां करेंगी छोरों पे आज कसी। इसलिए जाओ इस विरोध पत्र को दे जाओ, इसे वैकुंठ की संसद में रखवाएंगे। जब तक लड़कियों के सींग नहीं लगवाएंगे तब तक तुम भी अपनी दिशा को मोड़ दो और लड़कियों को छेड़ने की आदत छोड़ दो। ये काका का इस कविता में संदेश था आप सभी छात्रों के लिए। वास्तविकता है कि ये जीवन बड़ा कठिन जीवन है। हमारे माता पिता बड़ी अदम्य मेहनत के बाद आप सबको पढ़ाने भेजते हैं, आप सबको उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि आप उनकी मेहनत का जो पैसा है उसको निसंदेह अपने भविष्य को बनाने में लगाएंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण जीवन का अंश है। इसे खोइए मत। इसे ये अभी आदरणीय साहब ने कहा था कि पढ़ने की आदतें बहुत कम हो गई हैं। ये मोबाइल, इस मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए बनाया गया था। ये हमारे ऊपर है, हर वस्तु क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हमें करना है कि उस समय पॉजिटिविटी लेनी है या नेगेटिविटी ग्रहण करनी है। इस मोबाइल के बहुत यूज हैं तो इनका यूज करिए, इनका मिसयूज मत करिए, क्योंकि भविष्य को बनाना है तो ये हमें और आगे संवार सकता है, निखार सकता है। और इसी के साथ साथ चूंकि भौरे जी ने जैसा आदेश हुआ था प्रिंसिपल साहब का और भौरे जी का कि विद्यालय में कवि सम्मेलन है, हास्य कवि सम्मेलन है और आना है 24 तारीख को, तभी अचानक जो स्टूडेंटों की लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप सब में वो शक्ति होती है कि वो आंधियों का रुख भी बदलने का काम करते हैं। और आज देश में भी आप देख रहे हैं कि कैसे छात्र संघर्ष कर रहे हैं निरंतर। मुझे भी मेरे साथ हमारे पुलिस वाले भाई बाहर बैठे हैं, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ कि मुझे सुरक्षा मिले, लेकिन मैं छात्रों के पास ना जा पाऊं इसलिए ये सुरक्षा मुझे दी गई है कि आप यही डटे रहिए। हाउस अरेस्ट चल रहा था, मैंने आदरणीय भौरे से कहा कैसे पहुंचूंगा, भौरे ने कहा नहीं भौरे कैसे पहुंचोगे, मैंने कैसे भी हो दिल्ली भले ही ना पहुंच पाऊं लेकिन अपने सरस्वती महाविद्यालय के छात्रों के पास जरूर पहुंचूंगा। अगर सुरक्षा साथी मेरे साथ इसलिए आए कि दिल्ली ना भाग जाए। तो इसी के साथ अब सीधे सीधे एक रचना और आपको देता हूं, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति
क्षेत्र में गंदगी भी है और अच्छाई भी है। तो हमें करना है कि हमें क्या ग्रहण करना है। आदरणीय आरएसएस के जिला कार्यवाहक जी बैठे हैं। मेरी राजनीति भले ही मैं कांग्रेसी हूँ, निरंतर 20 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत आरएसएस से हुई। मेरी बुआ जी हाँ आरएसएस की कार्यवाहक थी और उनके साथ चूंकि पिता से उस समय भय लगता था, आज माहौल बदल गया है। लेकिन जब हम छोटे थे तो वो माहौल अलग था। सरस्वती इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे, बाद में बागला डिग्री कॉलेज में पढ़े। और इस विद्यालय से लगाव इसलिए भी है कि इस विद्यालय में वो व्यक्तित्व, इस विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, आपके स्थान पर वो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने इस हाथरस को जनपद बनाने की नींव रखी। ऐसे डॉक्टर रवि मोहन शर्मा जी को भी नमन करता हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत समय बिताया है, बहुत कुछ उनसे पाया और सीखा है। तो इस विद्यालय में मैं खड़ा हूँ। तो एक राजनीतिक रचना, आज किसी भी पिता से हम पूछें, पेरेंट्स से पूछें कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, तो हर पिता की उम्मीद होती है आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो। कोई पिता या माँ ये नहीं चाहते कि वो नेता बने, राजनीति करे, क्योंकि राजनीति का अर्थ हमने गलत समझ लिया है। हमें तय करना है कि हमें किस क्षेत्र में जाकर क्या करना है। तो जब एक बच्चे ने सुना कि राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, तो उसने अपने पिता से पूछा कि पापा राजनीति क्या होती है। जो हर पिता का जवाब था वो उस पिता का जवाब था। उसने कहा कि राजनीति को क्यों समझना चाहते हो, ये तो बड़ी गंदी चीज होती है। बेटे के हक के आगे पिता मजबूर हुआ और उसने राजनीति का अर्थ अपने बेटे को यूं समझाया कि मैं क्या करता हूँ। पिता ने कहा पैसे कमाते हो, बोले मैं अर्थव्यवस्था हूँ, क्योंकि मैं अर्थ की व्यवस्था करता हूँ। फिर बेटे ने पूछा कि पापा माँ कौन है। पिता ने कहा मैं जो पैसा कमा के लाता हूँ माँ उसे खर्च करती है, अतः वो सरकार है। फिर बेटे ने पूछा कि हमारे घर की नौकरानी कौन है। पिता ने कहा सरकार जिसको पैसा देती है वो कर्मचारी होता है, अतः वो कर्मचारी है। फिर बेटे ने पूछा कि पापा छोटा भाई कौन है। तो पिता ने कहा कि वो हमारे घर का भविष्य है, अतः वो इस देश का भविष्य है। फिर बेटे ने पूछा कि पापा मैं कौन हूं। तो पिता ने कहा तुम समझदार हो, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, तुम जनता हो। बेटे ने राजनीति का अर्थ यूं समझा कि पिता अर्थव्यवस्था, माँ सरकार, नौकरानी कर्मचारी, छोटा भाई देश का भविष्य और वह स्वयं जनता। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं जो अगली पंक्ति कह रहा हूँ आप तक प्रयास करूंगा पहुंचाने का, कि जब वह राजनीति का अर्थ समझा कि पिता अर्थव्यवस्था, माँ सरकार, नौकरानी कर्मचारी, छोटा भाई देश का भविष्य और वह स्वयं जनता, वह व्याकुल रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई कि इसमें कहीं गंदगी तो आई नहीं। वह व्याकुल रहा और आधी रात जब वो किचन में पानी लेने जाता है, ध्यान दीजिएगा कि आधी रात जब वो किचन में पानी लेने जाता है तो देखता है कि पिता अपने कमरे में मौजूद नहीं है। नौकरानी कमरे से खटपट की आवाज आ रही है, छोटा भाई जमीन पे पड़ा रो रहा है, माँ गहरी नींद में सो रही है। जब वह जाना कि राजनीति गंदी क्यों है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, देश का भविष्य जमीन पे पड़ा रो रहा है, सरकार गहरी नींद में सो रही है और जनता जो सब कुछ जानती है वो मूक दर्शक बनकर देख रही है। तब वह जाना कि राजनीति गंदी क्यों है। ये एक संदेश आप सब तक पहुंचाने का मेरा कोई, चूंकि ये प्योर शुद्ध एक हमारे ऐसे स्तर पर काव्य पाठ है कि जहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ मैं वृक्ष कला केंद्र काका हाथरस की संस्था का अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रहा हूँ, कवि के रूप में मौजूद हूँ। बस इतना ही आप सबसे अंत में कहूँगा पुनः कि इस दृढ़ और इस संकल्प और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जुट जाइए कि आने वाला भविष्य ये याद करें। और कभी जब आप इस विद्यालय के माइक से बोले तो आप किसी देश की उस शख्सियत की तरह से के रूप में बोले कि आपको गर्व हो और यहाँ के शिक्षकों को गर्व हो कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया था और आज ये देश का नाम रोशन कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां शांति। हर चीज को मैंने